स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और उनकी जो पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर 5 है जिसका नाम है विधायिका। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है विधायिका का अर्थ। तो विधायिका के अर्थ के मतलब विधायिका का अर्थ इन द सेंस हम विधायिका के बारे में पूरी नॉलेज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ क्या है इसका। पहला पॉइंट है हमारा विधायिका का अर्थ। तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में विधायिका का बहुत अधिक महत्व होता है। भारत जो संघ है उसको वहाँ पर विधायिका को संसद कहा जाता है। भारत संघ में मतलब भारत देश में विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद। और राज्यों की विधायिका को कहा जाता है विधानमंडल या फिर विधानसभा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देश की विधायिका यानी संसद के 2 सदन होते हैं, यानी जो हमारी विधायिका है उसके 2 सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन जिसे कहते हैं राज्यसभा, एक होता है निचला सदन जिसे कहते हैं लोकसभा। तो इन दोनों के बारे में भी हम आगे जानेंगे। अराउंड 12 से 13 मिनट के बाद हम इसको जानेंगे इन दोनों के बारे में। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल यानी विधानसभा कहते हैं और भारतीय संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। यानी कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, तो वो हमारी ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। ठीक है, तो विधायिका के अर्थ के बारे में आपको ये बातें पता चली। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, यानी विधायिका का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, विधायिका का चुनाव जनता के द्वारा होता है। कैसे? इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करता है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। अर्थात विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि विधायिका में जो लोग होते हैं, अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और लोकसभा में कौन से सदस्य होते हैं? जो चुनाव के द्वारा, मतलब जब चुनाव होता है देश में वो जाते हैं लोकसभा में। तो इसलिए लोकसभा का चुनाव है वो जनता के द्वारा होता है और लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है और कानून बनाती है। ठीक है, और जो हमारी विधायिका होती है यहाँ पर किसी भी प्रकार की विरोध हो, प्रदर्शन हो, सर्वसम्मति हो, किसी भी प्रकार का सहयोग हो, वो इस संस्था को, इस विधायिका को जीवंत बनाए रखती है। तो विधायिका का चुनाव ये हुआ। अगला है कि भारतीय संसद के 2 भाग कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे भी जानेंगे। भारतीय संसद के 2 भाग हैं। पहला है लोकसभा। आपको पता है भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सरकार गिरती, मतलब जब 5 साल हो जाते हैं पूरे, तो इस सरकार का मतलब जब 5 साल पूरे हो गए चुनाव के, उसके बाद क्या होता है, ये लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से चुनाव होते हैं, फिर से लोकसभा बनती है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें लोग होते हैं 542 सदस्य। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो भारतीय संसद के अन्य सदन जो स्थायी होता है, यानी कि राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद उसका एक अन्य स्थायी सदन होता है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। इसके सदस्यों का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इसके सदस्यों का, राज्यसभा का नहीं बोला है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाएगी एक टाइम के लिए, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है जल्दी से। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा के बीच में ये 2 अंतर पता चले। अगला है, हमें संसद में 2 सदनों की आखिर आवश्यकता क्यों है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की हमें आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, विविधताओं से पूर्ण देश, यानी कि हम भारत की बात करें तो यहाँ पे द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते थे ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, इसके कहने का मतलब ये है, 1 मिनट, हाँ, इसका एक अन्य लाभ यह है कि एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता है। प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है।
अब पूरी बात जो है वो सामने निकल के बस यही आती है कि अगर मान लीजिए राज्यसभा के द्वारा है, यानी कि ये राज्यसभा है और ये है लोकसभा, ठीक है। अब इस राज्यसभा ने कोई फैसला ले लिया, ठीक है, और अगर जनता को लगता है ये फैसला गलत है और लोकसभा के जो सदस्य उन्हें पता है ये गलत है, तो जब कोई विधेयक बनता है तो वो दोनों सदनों में जाता है। तो राज्यसभा से जैसे ही विधेयक या कोई कानून आया लोकसभा में, वो यहाँ पे क्या होगा, उसका जब यहाँ पे पुनर्विचार होगा तो क्या होगा, वो जल्दबाजी में थोप नहीं पाएंगे, 2 बार विचार होगा तो लोकसभा क्या करेगी, इसको खारिज कर देगी, और जब खारिज कर देगी तो आगे जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हमें 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता चला कि संसद का मतलब जो हमारी विधायिका है उसका क्या अर्थ होता है। एक बार मैं सभी पॉइंट आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए, विधायिका का अर्थ, विधायिका का अर्थ आपको पता चला। उसके बाद विधायिका का चुनाव कैसे होता है ये आपको पता चला। भारतीय संसद के 2 भाग कौन कौन से हैं ये आपको पता चला, और भारतीय संसद में 2 सदनों की हमें आवश्यकता क्यों है ये आपको पता चला। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है संसद के प्रमुख कार्य। तो संसद के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं वो हम जानेंगे। इसका एक जो प्रमुख कार्य है वो कानून बनाना भी होता है। कानून बनाने की प्रक्रिया को हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में नहीं तो अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले संसद का कार्य होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कैसे? संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मंत्री परिषद की चूक, यानी कि वो मंत्री परिषद के द्वारा कोई अगर कानून बनाया जाता है, ठीक है, या फिर वो अपनी वचनबद्धता से, अपनी जवाबदेही से अगर मुकर जाते हैं तो उस पर क्या करती है, ये नियंत्रण रखती है। अर्थात इस पॉइंट का मतलब ये है कि संसद जो है वो मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है अगर कोई वो गलत कार्य करे, मतलब संविधान के दायरे में रहकर कोई कार्य ना करे, तो जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, यानी कि मंत्री परिषद। और कार्यपालिका में तो सभी आते हैं, जैसे मंत्री परिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, हमारे जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं वो हो गए, ठीक है। कार्यपालिका वाला अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी जाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा। धारा 75(3) में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्री परिषद तभी तक कार्यरत रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अब आपको पता चल गया कि जब तक लोकसभा का विश्वास मंत्री परिषद को प्राप्त है तभी तक मंत्री परिषद अपने अस्तित्व में है, कार्यरत है। और संसद का यह महत्वपूर्ण कार्य एक जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो संसद का यह जो कार्य है वो हम एक अच्छे शासन की एक सूचक है। अब आता है दूसरा, कानून बनाना। तो कानून बनाने के ऊपर अभी हम बस थोड़ी सी यहाँ पे प्रक्रिया जानते हैं, मतलब थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। आगे हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। कानून बनाना किसी भी विधानमंडल का प्रधान कार्य है। विधानमंडल इन द सेंस राज्यसभा का, ठीक है। भारत की संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची और संवत्ति सूची में शामिल होते हैं। यानी कि भारत की संसद जो है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये संघ सूची और संवत्ति सूची दोनों में ही शामिल जो कानून होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर कानून बनाती है। अब है बहस का मंच। तो जो विधायिका है वो एक प्रकार का बहस का भी मंच है। वो कैसे, आइए जानते हैं। संसद एक बहस के मंच के रूप में भी काम करती है। संसद सभी धर्मों, भाषा, जाति वाले लोगों को अपने विचारों को रखने की आज़ादी देता है। संसद में उठे किसी भी मुद्दे पर सभी को अपने मत देने का अधिकार है, इसलिए संसद को बहस का मंच माना जाता है। अर्थात संसद एक बहस का मंच इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोग होते हैं, सभी भाषा के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, ठीक है, या फिर कन्नड़, तमिल, हिंदी, या फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की जाति वाले हो, उच्च जाति, निम्न जाति या अल्पसंख्यक वगैरह, इन सभी को संसद में सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है। और वहाँ पर उठे किसी भी मुद्दे पर किसी को कोई रोक नहीं है कि वो नहीं बोल सकता, सभी को वहाँ पे यह अधिकार है, वो किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। इसलिए संसद को, इसलिए विधायिका को बहस का मंच माना जाता है। अब आता है वित्त का नियंत्रण। तो इस टॉपिक का अर्थ क्या है, देखिए पॉइंट 4 है वित्त का नियंत्रण। संसद खास करके लोकसभा जो है वो वित्त के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। आपको पता है कि लोकसभा केंद्रीय स्तर की होती है, इसलिए लोकसभा पर वित्तीय कार्य अत्यधिक होते हैं। विधायिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि
की उगाही और व्यय उसकी अनुमति से हो। अर्थात जो संसद होती है, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो, तो उसका उसका ये कार्य होता है, उसका ये मतलब कि राइट होता है। और चलिए जो भी है, मतलब विधायिका का ये अधिकार है कि वो जो भी कर आ रहा है, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ पे कर, यानी इन द सेंस कि जो हमारा कर जाता है, जो जनता का कर होता है, जो कर जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे उपयोग हो रहा है, उसका लेखा जोखा रखे, उसको देखे, अगर कहीं गलत उपयोग हो रहा है तो उसको रोके। ठीक है, ये होता है वित्त का नियंत्रण। अब आते हैं विचार विमर्श शुरू करना। तो ये क्या चीज़ है? अभी आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि बहस का मंच है, तो बहस के मंच के अलावा भी एक छोटा सा पॉइंट ये आता है विचार विमर्श करना। ठीक है, तो ये क्या है, आइए देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों की चर्चा सदन के पटल पर होती है। सदन के पटल पर इन द सेंस कि सदन में होती है। लिहाजा न केवल मंत्रिमंडल संसद का परामर्श हासिल करता है और अपनी खामियों के बारे में जानता है, बल्कि पूरे देश को सार्वजनिक महत्व के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, सभी महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक नीतियाँ हैं उनकी चर्चा कहाँ पे होती है? संसद में। और जो मंत्रिमंडल जो है वो संसद का परामर्श यानी कि विश्वास हासिल करता है, और उसे पता है, किससे? मंत्रिमंडल को यह पता है कि अगर हमने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो लोकसभा जो विधायिका है उसे पसंद नहीं आया, तो वो क्या कहते हैं, अपना जो विश्वास है, जो अपना मत है, जो अपना समर्थन है, वो वापस ले लेगी और मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगी। तो इसलिए मंत्रिमंडल को पूरे देश को सार्वजनिक महत्व के विषय के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता चला विचार विमर्श करना है। उसके बाद आता है संवैधानिक कार्य। अब संवैधानिक कार्य में क्या पॉइंट है? देखिए, संविधान के अंतर्गत संसद एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव पेश कर सकता है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अब देखिए, संविधान में जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें यह कहा गया था कि समय आने पर जो संविधान के मतलब कि कानून हैं उनका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ संविधान के संशोधन ऐसे हैं जो लचीले तरीके से किए जा सकते हैं, कुछ कठोर तरीके से। तो जो लचीले तरीके से किए जाते हैं वो राज्यसभा में होते हैं, जो कठोर तरीके से होते हैं वो कहाँ पे? लोकसभा में। तो दोनों ही संसद के दोनों ही सदनों में ये ऐसा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्य से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? देखिए 7 पॉइंट है। संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों और GAG पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये GAG क्या है? इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, एक्चुअली लिख दिया होगा मैंने गलती से। तो देखिए, संसद के पास यानी कि संसद के पास राष्ट्रपति होता है न्याय करने के लिए, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, न्याय करने के लिए इन द सेंस कि जब कोई कानून वगैरह बनता है तो उसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है। वहीं हमारे पास वो जो कानून बनता है या फिर समाज में कोई दुर्घटना घटती है, कोई मतलब कि अपराध होता है, तो उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है। ठीक है, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के अलावा राज्य व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। इससे जो पुराना चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 जो है उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन पर महाभियोग का अर्थ होता है किसी को उसके पद से हटाना, तो इसका अधिकार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यायिक कार्य से क्या तात्पर्य है। अब हम बात करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर। तो लोकसभा राज्यसभा में आपको पता ही चल गया था थोड़े 2-4 पॉइंट, तो अब हम यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से जान लेते हैं क्या है। तो देखिए, लोकसभा मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकसभा, एक सेकेंड, हाँ, लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, यानी कि जो 5 साल में होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, और इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो लोकसभा है उसका चुनाव होता है जनता के द्वारा और राज्यसभा का चुनाव होता है जो एक मिनट, इसके सदस्य राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव किसका? राज्यसभा का, जनता के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है
और यह एक अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हालांकि कार्यकाल इसका 6 साल का होता है सदस्यों का, लेकिन 2 साल में कुछ जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। इसकी अधिकतम संख्या 552 होती है और इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है। ठीक है, आगे धन विधेयक को लेकर, धन विधेयक को केवल, सॉरी यहाँ पे मैं लेकर बोल रहा हूँ, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, और यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है, यानी कि धन के रूप में देखा जाए तो लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, इसलिए कभी कभी लोकसभा राज्यसभा के बीच में मनमुटाव हो जाता है। हो क्या जाता है, ये होता ही है, ऑलवेज होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि लोक जो मंत्रिपरिषद है उसे किसका विश्वास और समर्थन चाहिए होता है, लोकसभा का। लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति किया करते हैं। आई बात आपको समझ में कि लोकसभा की जो बैठकें होती हैं, मतलब जो भी कोई भी बहस वगैरह होती है, जो बैठक होती है, वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इसे निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है। इसे ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। मैं इसको और छोटा कर दूँ ताकि एक ही बार में आ जाए। हाँ, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए कैबिनेट मंत्री के द्वारा कोई भी विधेयक इसमें पारित किया गया, कहाँ पे, लोकसभा में, और अगर वो पारित नहीं हुआ, ठीक है, मांगा गया और वो पारित नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और यहाँ पे राज्यसभा की बात करें, यदि कैबिनेट मंत्री के द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं होता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, यानी कि इसमें इस्तीफा देना पड़ता है और इसमें इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक सेकेंड, अब इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा और समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करते हैं और 12 सदस्य कहाँ पे मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, अब यह है कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो संसद कानून कैसे बनाती है ये भी हम जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए, एक मिनट, इससे पहले मैं आपको लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में सभी पॉइंट दोबारा से दिखा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर ये है, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को ईजिली पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो नोट्स हैं वो बहुत जल्दी मैं अपनी खुद की वेबसाइट बना रहा हूँ, उस पर अपलोड करूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संसद कानून कैसे बनाती है। तो तीसरा टॉपिक क्या आया हमारा, संसद कानून कैसे बनाती है। सबसे पहले तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं वो जान लेते हैं। पहला विधेयक होता है सरकारी विधेयक। तो मंत्री के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, और गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, मंत्री के अलावा किसी सदस्य के द्वारा विधेयक पेश करे तो उसे निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं। संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है, अर्थात मंत्री के अलावा, जो हमारा मंत्री है उसके अलावा कोई भी संसद का सदस्य या मंत्रिपरिषद का सदस्य विधेयक पेश करे तो उसे निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं, यानी कि गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पूरी प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया में, मतलब हम इसको 3 से 4 चरणों में डिवाइड करेंगे। एक मिनट में देख लूँ कितने चरण मैंने बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और हाँ, तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चरणों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो पहला चरण देखिए क्या है, प्रथम चरण। सबसे पहले, क्या विधेयक जनता के लिए ज़रूरी है या
कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तो ये विधेयक पारित नहीं करवाना चाहते, इसके बाद ही संसद में लाया जाता है। अर्थात सबसे पहले तो अगर कोई विधेयक संसद में लाया जाता है तो यह देखा जाता है क्या ऐसी परिस्थितियां अभी हैं समाज में, या जनता को इस विधेयक की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ही इसे पारित करवाना चाहते हैं, इसे समाज में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसकी छानबीन की जाती है, उसके बाद कहीं जाके ये संसद में विधेयक लाया जाता है। ठीक है, किसी भी कानून को बनाने के लिए उस समय की परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि भ्रष्टाचारी जो नेता होते हैं या फिर कोई छोटा सा समूह अपने हित के लिए कानून बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में पहले उस समय की परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा चरण। अब मान लीजिए कि परिस्थितियों का आकलन हो गया, हाँ भाई चलो अब क्या है कि ये जो विधेयक है वो पास होना ही चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद आता है दूसरा चरण, और इसमें क्या होता है, प्रस्तावित कानून को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, और उस पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद अगर विधेयक उस सदन से पास हो गया, यानी कि मान लीजिए पहले वो राज्यसभा में गया, ठीक है, ये गया राज्यसभा में, एक सेकेंड, ये राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा में अगर ये गया वहाँ पे बहस होने के बाद अगर वहाँ से पारित हो गया तो ये कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। ठीक है, राज्यसभा से कहाँ जाएगा, लोकसभा में। अगर राज्यसभा में ही इसे कैंसिल कर दिया, नहीं भाई ये नहीं होगा, तो वो आगे जाएगा ही नहीं, तो विधेयक वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में पास हो गया तो फिर आगे लोकसभा में जाएगा। अब जब लोकसभा में पहुँचेगा तब क्या होगा, कभी कभी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद होते हैं, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और समस्या का निदान किया जाता है। अर्थात मान लीजिए कि राज्यसभा के द्वारा विधेयक को पास कर दिया गया, लेकिन लोकसभा के बीच में लोकसभा चाहती है कि इसमें थोड़ी सी कमी है, तो वो क्या करती है, वो विधेयक को वापस भेज देती है राज्यसभा। अगर राज्यसभा को फिर भी लगता है कि नहीं कोई कमी नहीं है, तो वो वापस भेज देती है। उसके बाद फिर दोनों की एक मीटिंग बुलाई जाती है, यानी कि दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, फिर वहाँ पे इस समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण क्या होता है कि मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा के बाद भी अब ये पारित हो गया, अब आगे की क्या दृष्टि है, तो आता है हमारा तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में देखिए क्या होता है, मैं छोटा कर दूँ इसको पहले। हाँ, अब देखिए तीसरे चरण में क्या होता है, पास किए गए विधेयक को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के बाद जब ये विधेयक पारित हो गया, फिर हस्ताक्षर करने के लिए, लागू करने के लिए कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और वो इस विधेयक को अपने पास कितने भी लंबे समय के लिए रख सकता है, धन विधेयक को छोड़ के, जो कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है। कौन सा अधिकार, पॉकेट वीटो का अधिकार। ठीक है, अगर देखिए राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया, उसे लगा कि इसमें कोई कमी है, तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, मतलब पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर वो हर प्रकार के विधेयक को अपने पास लंबे समय तक रख सकता है, पॉकेट वीटो के अधिकार के तहत। ठीक है, अगर सदनों के द्वारा मतलब कि राष्ट्रपति ने जो उसके बाद जो विधेयक आया था उसे वापस भेज दिया, लेकिन फिर भी जो सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के पास ऐसे ही एज इट इज़ कोई भी संशोधन नहीं किया गया, ठीक है, और ऐसे ही वापस भेज दिया गया, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने वापस भेजा विचार करने के लिए। ठीक है, हालांकि जब वो दोबारा से ऐसे ही बिना किसी मतलब कि डिफरेंस के ऐसे ही आ जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है, और फिर एक विधेयक कानून के रूप में बन जाता है। ये आपकी एक टेबल है किताब की, बहुत अच्छी टेबल है, अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो संसद कानून कैसे बनाती है ये मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। आप पॉइंट्स को अगर अपनी ये जो मैं आपको समझाता हूँ, ये अगर आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ और भी आपको हमारे चैनल पर बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ, यानी कि एंडिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल भी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।